वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। यार जो पूरे साल के 365 दिन होते हैं ना, तो एक एक दिन जो है वो आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ एडिशन करता रहता है। पर लेकिन जैसे साल का अगर बात करें, आधा जो साल चला गया, 6 महीने चले गए हैं, और आप लोग बोले 6 महीने के बीच में आकर ये यहाँ से अपनी जिंदगी चेंज कर लेते हैं, जो पीछे वाली जिंदगी है इसको जाकर, तो ये चीजें आप लोगों के हाथ में नहीं है। जो समय आप लोगों ने गवा दिया वो समय आप लोगों के हाथ से चला गया है, अब इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, जो आने वाला टाइम है वो कंप्लीटली आप लोगों के हाथ में है। जो बचे हुए 6 महीने हैं वो पूरे के पूरे आप लोगों के हाथ में है। इन 6 महीने में आप लोग जितना कुछ चाहे उतना चेंज कर सकते हैं। इन 6 महीने में लोग जो है आविष्कार करते हैं, बड़ी बड़ी एक तरीके से आप लोग बोलते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कोई यहाँ पर मंगल ग्रह पर जा रहा है, कोई चांद पर जा रहा है, कोई एक तरीके से अलग अलग ग्रह पर जाकर पानी खोज रहा है, कोई स्पेस की यात्रा करके आ रहा है। उन लोगों के पास भी 24 घंटे ही हैं और आप लोगों के पास भी 24 घंटे ही हैं। तो वो लोग भी उन 24 घंटे का यूज कर रहे हैं और आप लोग भी अपने 24 घंटे का यूज कर रहे हैं। जो इंसान है वही हवा वो खा रहा है, वही हवा आप लोग खा रहे हैं। जो इंसान इस धरती पर है, जो चमत्कार कर रहा है अपनी जिंदगी में, बड़े बड़े मिरेकल कर रहा है अपनी जिंदगी में, बड़ी बड़ी चीजों को अचीव कर रहा है, उसके पास भी सारी वही चीजें हैं जो आप लोगों के पास में है। थोड़ा बहुत हो सकता है रिसोर्सेज की कमी हो आप लोगों के पास में, उसके पास में थोड़े ज्यादा हो, पर लेकिन टाइम, हवा, खाना पीना, नॉर्मली वही चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। वही पानी वो इंसान पीता होगा, तो क्यों ना आप लोग वो सारी चीजें अचीव कर सके जो वो इंसान कर सकता है। तो जहां पर आप लोगों के पास में टाइम है, वहीं से ही टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना स्टार्ट कीजिए। जिंदगी में आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आएगा। यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, यानी कि स्टार्टिंग आप लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग, यानी कि जो एंड होगा वो शानदार होगा और अंत भला तो सब भला, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जिंदगी में हमेशा अपनी जिंदगी को फॉरवर्ड तरीके से देखिए, बैकवर्ड तरीके से जाकर जिंदगी को आप लोगों को नहीं देखना है। और बाकी यहां पर बात करूं, अगर मैं, कई सारे बच्चे पीडीएफ के बारे में बात कर रहे थे, तो सारी पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूं, इनको जाकर डाउनलोड कर लेना। अगर देखना भी आप लोग चाहते हैं तो यहां पर ये देखिए, जैसे आप लोग ऊपर जाएंगे तो यहां पर कंप्लीट जुलाई मंथ वाली करंट अफेयर प्रोवाइड करा दिया आप लोगों को। बाकी ये जो है आप लोग की जो नैनो और जो हिंदू की जो दोनों पीडीएफ है, ये भी आप लोग ही यहीं पर देख सकते हैं। तो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है। बाकी जो भी वीडियो आती है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये मुझे काफी, एक कविता जो है काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, इसको पढ़िएगा कि हम वो आखिरी पीढ़ी हैं। आप लोगों को पढ़कर इसको मजा आएगा, इसको पढ़िएगा जाकर एक बार, ठीक है। ये मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। मतलब आप लोगों को कुछ बचपन की चीजें भी यहाँ पर याद आ जाएंगी जब इसको पढ़ने आप लोग बैठोगे। कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है जो मुझे लगता है शेयर करने लायक है, मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग उनको पढ़ सकते हैं। 2 वीडियो शानदार तरीके से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। अगर इन 2 वीडियो को अपने लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो करंट अफेयर की मैं गारंटी ले सकता हूं आप लोग की मुट्ठी में होगा, पर लेकिन थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है, इसके बाद में फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो ओवरव्यू जो लेंगे वो क्वेश्चन की फॉर्म में होगा, यानी कि क्वेश्चन के क्वेश्चन हो जाएंगे, ओवरव्यू का ओवरव्यू हो जाएगा, और इसके बाद में फिर हम लोग लेक्चर के अंदर डिटेल में घुसेंगे। बात की जा रही है इंडिया के द्वारा 75th जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट किया गया अभी हमारे देश के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर काफी शानदार स्पीच दी गई, तो उनके चलते एक प्लान लॉन्च किया गया जिसमें 100 लाख करोड़ रुपए जो है इसमें खर्च करने की बात की गई है। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि ये जो बेसिकली हमारे देश में होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम क्या है, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को आजादी की जो सालगिरह से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी चीजों के अनाउंसमेंट किए गए प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा, तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। अभी हमारी कंट्री में एक मूवी न्यूज में जिसका नाम है शेरशाह, तो शेरशाह जो मूवी है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बेसिकली यहाँ पर एक पर्टिकुलर हमारी कंट्री में काफी एक सुपर हीरो आप लोग बोल सकते हैं, देश के जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं, तो यहाँ पर इनको परमवीर चक्र भी मिला मरणोपरांत। तो 1999 का जो कारगिल का युद्ध था उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है, तो ये यहाँ पर रिसेंटली अभी न्यूज में है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। परमवीर चक्र जो है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग को जानने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा जहां पर हम लोग बात करेंगे रामसर साइट के बारे में। तो हमारी कंट्री में थोल लेक जो है रिसेंटली अभी उसको रामसर साइट की कैटेगरी में डाला गया है। ये कहां पर लोकेटेड है ये आप लोग को बताना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, इसके बारे में अगर आप लोग बात करें तो इसको 1971 में अडॉप्ट किया गया था, और फिर इंप्लीमेंट कब किया गया ये आप लोग बताइए। जब आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो आप लोग को बताऊंगा ही वहां पर डिटेल में। बाकी ये बताना है कि रामसर जो है वो किस कंट्री की सिटी है जहां पर ये आप लोग को
कन्वेंशन देखने को मिला। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार आप लोगों से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा यहां पर बात की जा रही है भारत ट्रेन। तो भारत ट्रेन जो है इसका पूरा नाम क्या है, ये जो ट्रेन है ये आप लोगों को बताना है, और कितनी ट्रेन है यहां पर जो बेसिकली लॉन्च की जा रही है आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए, ये आप लोगों को बताना है। 75th इंडिपेंडेंस डे जो है यूएसए के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा हमारी कंट्री का सेलिब्रेट करने के साथ साथ में तो एक कांग्रेस, जैसे हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिला भारत रत्न है, ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर कांग्रेसनल जो गोल्ड मेडल है यहां पर इनके अंदर दिया जाता है यूएसए के अंदर में। तो हमारी कंट्री के एक महान पर्सनैलिटी को देने की बात की गई है इनके द्वारा। ये महान पर्सनैलिटी जो है इनका जो मेथड था वो था नॉन वायलेंस। तो ये महान पर्सनैलिटी कौन है, इनका नाम आप लोग को बताना है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, पहले तो ये बताइए। 4 बिग कैट है जो यहां पर बेसिकली सेव की जाती है। राइनोस हो गया, एलिफेंट हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया और एशियाटिक, ये यहां पर ये बेसिकली देखने को मिलेगा। यहां पर बेसिकली आप लोग यहां पर ये बताना है, एक और आप लोगों को यहां पर बेसिकली जानवर का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये यहां पर इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए जिनके ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोग यहां पर जानेंगे। काफी कुछ और भी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो टकटकी लगाकर वीडियो देखना ताकि वीडियो के एंड तक चीजों को आप लोग एंजॉय कर सको। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज के ऊपर नहीं डालेंगे एक एक कर। ये काफी इंपॉर्टेंट मुझे न्यूज लगी पर्सनली। देखिए लाइफ में अपनी जिंदगी जियो तो कुछ इस तरीके से जियो कि जाने के बाद भी यहां पर आप लोगों को दुनिया जो है वो याद रखे। 1974 में हिमाचल प्रदेश के अंदर जन्मे। यहां पर अगर बात करें यहां पर इनको इनकी जो बटालियन थी वहां पर इनको शेरशाह के नाम से जाना जाता था। वैसे नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। तो कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर अभी एक मूवी बनाई गई, यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, यहां पर इसके ट्रेलर वगैरह भी देखे होंगे मूवी के। तो इस मूवी में यहां पर इनकी शौर्य गाथा बताई गई है। एक 24 साल का एक लड़का आप लोग बोल सकते हैं जो कि एक तरीके से सीडीएस के थ्रू एग्जाम क्लियर कर ये सिलेक्शन हुआ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू इलाहाबाद में यहां पर 1996 में, और फिर उसके बाद में इंडियन आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर यहां पर ये कमीशन हुए। 13 बटालियन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर बात करें, जम्मू एंड कश्मीर राइफल, उसके अंदर यहां पर जब इनकी पोस्टिंग हुई तो इनकी बटालियन को जो है ये द्रास एरिया जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कारगिल युद्ध के लिए यहां पर इनको भेजा गया। तो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो था ये फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो उस टाइम पर इनकी जो बटालियन थी वो सपोर्ट प्रोवाइड करा रही थी एक सेकंड बटालियन के तौर पर। यहां पर राजपूताना राइफल के साथ में मिलकर काम किया गया इनके द्वारा, और यहां पर अपनी कंट्री को शानदार तरीके से फतेह हासिल की गई .5140। तो ये पॉइंट हमारा जो बेसिकली लड़ाई में हम लोगों ने रिटर्न उनसे लिया, तो इस पर्टिकुलर लड़ाई के अंदर इनका काफी बड़ा योगदान रहा। तो इसीलिए यहां पर इनको मरणोपरांत आगे चलकर परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। अगर आप लोग बात करें यहां पर इस तरीके से जो हमारी कंट्री में जो अवार्ड दिए जाते हैं तो गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, वीरता के ये जो अवार्ड होते हैं। एक तो होता है वॉर के टाइम पर अगर किसी ने कोई काम किया है, एक है पीस के टाइम पर अगर किसी ने कोई काम किया है। तो जब वॉर के टाइम पर बात करें तो आप लोग इसको भारत रत्न बोल सकते हैं आर्मी के फील्ड में, यानी कि परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है आर्मी के फील्ड में, महावीर चक्र है दूसरा और वीर चक्र है तीसरा। इसी के साथ में अगर पीस टाइम में आप लोग जाएंगे तो अशोक चक्र आप लोग को देखने को मिलेगा पहला, कीर्ति चक्र दूसरा और शौर्य चक्र है यहां पर तीसरा। तो यहां पर परमवीर चक्र मिला। एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि 24 साल की उम्र में अपने देश के लिए जो इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, तो वो प्राणों की आहुति कहीं ना कहीं अपने देश के जो लोगों की रक्षा करते हुए इनके द्वारा दी गई। अब यहां पर हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिंदगी को इस तरीके से जीना होता है कि जाने के बाद भी लोग जो है वो याद रखें। तो ऐसी जिंदगी इनके द्वारा यहां पर जी गई। तो ये कुछ बेसिक ये आप लोगों से याद रखेगा इसके बारे में, क्योंकि रीजन यहां पर ये कि अभी इनके ऊपर मूवी बनाई गई है तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कैप्टन की रैंक पर थे यहां पर ये जब इनके द्वारा यहां पर ये अचीवमेंट किया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है पेप्सी, जो आप लोग नॉर्मली पेप्सी की जो कोल्ड ड्रिंक आती है ना, उसका एक कैंपेन था ये दिल मांगे मोर, ठीक है। तो इनके द्वारा वहां पर ये जब यहां पर अचीव कर लिया गया, जो बेसिकली ये पॉइंट थे यहां पर इनके द्वारा जिसको बोला .5140, तो इनके द्वारा वहां पर जाकर ये अपना नारा दोहराया गया कि ये दिल मांगे मोर, ठीक है। तो इसको कहते हैं यार शहादत, ऐसी होनी चाहिए जिंदगी, ठीक है। तो यह है शानदार जिंदगी जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और जिंदगी में कुछ भी करना हो यार इस तरीके से करना है कि हाँ कुछ अच्छा करके जाएं, इस धरती पर आए हैं तो यह है बेसिक चीजें। आइए अब आगे चलते हैं। आजादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसी के चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एक शानदार स्पीच दी गई और उसमें कई सारे अनाउंसमेंट भी किए गए। उन्हीं में से एक अनाउंसमेंट था यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति मास्टर प्लान। तो यहाँ पर जो गति शक्ति मास्टर प्लान है इसमें 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है, यानी कि 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है ताकि ढांचागत विकास हमारे देश में किया जा सके। तो जहां जहां पर भी ढांचागत विकास होगा तो देश में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, यूथ जो यंग जनरेशन है उनको आप लोगों को जो मिलती नजर आएगी। तो गति शक्ति जो प्लान है यहाँ पर ये एक
काफी अच्छे से ग्लोबल प्रोफाइल को भी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारी कंट्री जो है काउंटर वर्ल्ड वाइड जो भी चीजें चल रही है कि हम लोगों ने अगर मोबाइल बनाना स्टार्ट कर दिया तो ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर जहां जहां मोबाइल बन रहे हैं तो उसको हम लोग अपने देश में अच्छे से उस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें पॉसिबिलिटीज, जो बात करें तो फ्यूचर इकोनॉमिक जोन भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो काफी अच्छे से आने वाले टाइम में हम लोग ये काम करने वाले हैं। कई सारी और जो डिटेल है जब लॉन्च किया जाएगा तब यहाँ पर और डिटेल आप लोगों को सामने निकल कर आएगी। नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। देखिए हाइड्रोजन को भी एक तरीके से ऑल्टरनेटिव ईंधन के तरीके से देखा जा रहा है। आज के लिए मैक्सिमम ईंधन हम लोग लगभग 80% अपने देश में जो क्रूड ऑयल वगैरह है बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। सोचिए अपने ही देश में बनाया गया जो ईंधन है यूज करने लगे। H2O जो पानी है, अगर नेचुरली उसमें से हम लोग हाइड्रोजन निकालने लगे, उसको यूज करने लगे, क्या शानदार काम होगा। इसी के साथ में सैनिक स्कूल जो है वो गर्ल्स के लिए भी ओपन किया जा रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बोल सकते हैं। तो कई सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा किए गए। तो अगर आप लोगों ने स्पीच नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को एक बार रिकमेंड करूंगा कि स्पीच जरूर सुनना। आप लोगों को ऐसा लगेगा आप लोगों के एग्जाम की तैयारी हो रही है, रिविजन हो जाएगा बहुत सारी चीजों का। ठीक है, तो ये बेसिकली जरूर सुना कीजिए ऐसी चीजें। रामसर साइट के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में अभी 4 और रामसर साइट जो है उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। देखिए अगर कोई इस तरीके से साइट डिक्लेयर की जाती है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है, उससे हमारे देश को काफी फायदा होता है। उसको प्रोटेक्ट करने से लिए फाइनेंशियल जो एक तरीके से सपोर्ट भी हम लोग को देखने को मिलती है। और जो काफी डाइवर्स चीजें होती हैं, जैसे कि कोई झील लेक हो गई, उसको यहाँ पर बेसिकली रामसर साइट की कैटेगरी में दर्जा दिया जाता है। तो ये अलग अलग कंट्री में दुनिया भर की रामसर साइट देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में अभी यहाँ पर 4 नई रामसर साइट का दर्जा दिया गया, तो जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अगर उस राज्य से भी आप लोग बिलोंग करते हैं तो ये समझिएगा कि एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर स्टेट बेसिस के लिए भी। इंडिया के अंदर अभी यहाँ पर एक बोला जा रहा है कि एक अनदर फेदर एक तरीके से, एक तरीके से एक और शान की बात होगी, हमारी कैप में एक नया फेदर जुड़ गया। तो 4 नई जो साइट्स है हमारी कंट्री में, ये हरियाणा और गुजरात के अंदर है, जिनको इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की कैटेगरी में दिया गया है, इनके रामसर कन्वेंशन की कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो याद रखिएगा रामसर जो बार बार यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ये ईरान की एक सिटी है जहां पर यहाँ पर एक कन्वेंशन साइन किया गया था। तो उसके बेस पर यहाँ पर इसका नाम निकल कर आता है। ये जो साइन किया गया था, ये साइन किया गया था 1971 में कि हाँ इस तरीके से हम लोग वेटलैंड जो है, लेक वगैरह, झील वगैरह जो है, इनको सेव करेंगे। तो ये 1971 में जब साइन किया गया, फिर इसको इंप्लीमेंट किया गया 1975 में। और इसके चलते यहां पर कई सारी रामसर साइट आप लोगों को देखने को मिलती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां पर भी रामसर साइट होती है उनको डिक्लेयर किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये प्रोसीजर यहां पर स्टार्ट हो गया। तो ये जो प्रोसीजर यहां पर स्टार्ट हुआ है उसी को अगर आगे लेके चले तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री में 4 नई रामसर साइट निकल कर आई है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर है, ये गुरुग्राम यानी कि हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है भिंडावास। तो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आप लोगों को झज्जर हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगी। तो 2 ये है इंपॉर्टेंट जो कि हरियाणा के अंदर है। अगर आप लोग हरियाणा वासी हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। इसी के साथ में थोल और इसी के साथ में यहां पर बेसिकली वाधवान, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी गुजरात के अंदर में। तो ये यहां पर इनको यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया है। तो हरियाणा में जो बेसिकली बात करें भिंडवाल जो है यहां पर अगर ये, तो ये एक तरीके से ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है, यानी कि एक तरीके से ये नेचुरली नहीं है, इंसान के द्वारा बनाया गया यहां पर। और इसके साथ में ये लार्जेस्ट है हरियाणा के अंदर में। थोल जो लेक है यहां पर, ये सेंचुरी गुजरात के अंदर है। तो सेंट्रल एशियन जो फ्लाइंग वे होता है यहां पर लगभग 320 के करीब स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी काफी डाइवर्स है यहां पर। ये डाइवर्सिटी जो होती है उसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है कितना डाइवर्स यहां पर ये एरिया है। तो ये यहां पर काफी एक बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर इस तरीके से रामसर साइट की 4 नई साइट इंक्लूड हो गई है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वैसे तो देखा जाए, पर लेकिन अगर आप लोग इसको थोड़ा सा भी याद रखेंगे तो क्वेश्चन आप लोगों से कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिक है, आगे बढ़ता हूं। आगे बात करते हैं यहाँ पर एक और न्यूज है यहाँ पर जो आजादी की 75वीं सालगिरह है उससे रिलेटेड। यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन जो है वो स्टार्ट की गई अभी हमारी कंट्री में अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करने के लिए। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है हमारा उसको कनेक्ट किया जाएगा काफी अच्छे से, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन की सारी कैपिटल है यहाँ पर, चाहे यहाँ पर बात करें मिजोरम, चाहे मणिपुर, चाहे नागालैंड, आसाम, ये हो गया मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तो इनकी जो कैपिटल है उनको बेसिकली ऐड किया जाएगा। तो उनको ऐड करने के बाद में यहाँ पर पब्लिक के सामने बेसिकली एक कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, तो उनको ढंग से लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो 75 ट्रेन नई जिनको वंदे भारत एक्सप्रेस आप लोग बोलते हैं, वो अलग अलग पार्ट में यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। देखिए आप लोगों ने नाम सुना ना आजादी का अमृत महोत्सव, तो इसका मतलब ये कि आजादी का अमृत महोत्सव यहाँ पर ये बताते हैं कि 75 साल तो हम लोग सेलिब्रेट कर लेंगे,
पर लेकिन इससे आगे का जो टाइम पीरियड आप लोगों को देखने को मिलेगा आजादी का, वो एक अमृत महोत्सव की तरीके से, यानी कि अमृत पीने को मिलेगा, क्योंकि 75 साल आप लोगों को आजादी के हो चुके हैं, तो 100 साल तक पहुंचते पहुंचते ये स्वर्ण काल बनाने की बात यहां पर की जा रही है, ताकि सारी चीजें हमारी कंट्री में, एजुकेशन, हेल्थ, सबको सपोर्ट, सबको इंप्लॉयमेंट, वो सारी चीजें देखने को मिले। तो कुछ ऐसा टारगेट है, पर लेकिन कितना अचीव किया जाएगा वो देखने के लिए है यहां पर, क्योंकि टारगेट तो स्टार्ट तो किए जाते हैं, इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करें तो तब पता चलता है कि रियलिटी में कितनी चीजें अच्छी हैं। वंदे भारत जो है इंडिजिनस हाई, ये बेसिकली सेमी हाई स्पीड ट्रेन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि हमारी कंट्री में रेलवे को गेयर अप कर रही है, और इसी के साथ में 40 के करीब सिटी को कनेक्ट करेगी अगस्त 2022 तक का, और 75th जो एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे आजादी की। तो ये एक काफी इंपोर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, बेसिकली क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर पूछ रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस को एक और नाम से पुकारा जाता है, वो ट्रेन, और आगे कुछ नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर क्या है आप लोगों को बताना है। तो ट्रेन इसके नाम से भी यहां पर इसको जानते हैं, और ये चेन्नई के अंदर बेसिकली यहां पर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो चेन्नई के अंदर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है उसके अंदर यहां पर इसको बनाया गया, ठीक है। तो लगभग यहां पर ये जो इनिशिएटिव था ये 18 महीने के अंदर इसको कंप्लीट किया गया। तो यहां पर इसका क्या नाम पुकारा जाता है वो बताना। पहली जो ट्रेन सर्विस है वो 2019 में स्टार्ट की गई थी, तो बेसिक ये इन्फॉर्मेशन है। और हाँ, एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, यहाँ पर जो रामसर साइट है, पहले हमारी कंट्री में कितनी रामसर साइट थी, अब 4 और ऐड हो गई है, तो कितनी हो गई है, ठीक है। 4 और ऐड हो गई है, तो यहाँ पर 4 तो यही है, तो एक तो 4 आएगा यहाँ पर, एक नंबर और आएगा यहाँ पर कुछ, ठीक है। यानी कि 4 तो आएगा, 4 ऐड हुई है, तो यानी कि 40 से ऊपर है यहाँ पर ये। तो आप लोग को बताना है कि कितनी है, 42 है, 43 है, 44 है, 45 है, या फिर 46 है। तो कौन सा नंबर आप लोग यहां पर बोलिएगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर देना है, टोटल नंबर ऑफ जो रामसर साइट कितनी हमारे देश में हो गई है, बेसिकली ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, खासकर जो रिसेंटली न्यूज में होता है, एग्जामिनर का उसके ऊपर बड़ा ध्यान रहता है। तो वो चीजें अगर आप लोग अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो कोई कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, एक और ऐसी ही न्यूज निकल कर आ रही है, और ये थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट और डिफरेंट और थोड़ी सी बड़ी न्यूज है। अभी हुआ क्या है, आजादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी के चलते यहां पर बेसिकली जो यूएसए है, तो यूएसए के अंदर हमारी कंट्री की जो पर्सनैलिटी है महात्मा गांधी जी, उनको अपना हाईएस्ट अवार्ड देने की बात की गई है। तो यहां पर इसको कांग्रेसनल गोल्ड आप लोग बेसिकली मेडल बोल सकते हैं, जैसे हमारी कंट्री में भारत रत्न है, इनका भारत रत्न आप लोग बोल सकते हैं, ये अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका रत्न। तो महात्मा गांधी जी को देने की बात की जा रही है पोस्टमसली, यानी कि इनकी अब यहां पर आज के दिन में इनको देने की बात की जा रही है, क्योंकि महात्मा गांधी जी तो हमारे बीच में है नहीं है, तो यहां पर ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था तो पता ही होगा आप लोगों को, 2 अक्टूबर को हुआ था, पर किस ईयर में हुआ था, तो 1869 में इनका जन्म हुआ था। तो 1869 में जन्म हुआ था, पर लेकिन अगर बात करें यहां पर तो 30 जनवरी को इनकी डेथ हुई थी। उस टाइम पर ये 78 एज के थे। तो 1948 में जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी गई थी, जिससे महात्मा गांधी जी की डेथ हो गई, ठीक है। तो यहां पर इनकी डेथ के बाद में यहां पर कई सारे अवार्ड की बात की गई। एक तो अगर महात्मा गांधी जी उस टाइम पर जिंदा रहते तो हमारी कंट्री में एक और नोबेल प्राइज होता, जिसको नोबेल पीस प्राइज बोलते हैं, पर लेकिन यहां पर वो इनको नहीं मिल पाया, क्योंकि ये बीच में नहीं रहे हमारे। और नोबेल पीस प्राइज, जो नोबेल प्राइज है, वो पोस्टमसली नहीं दिया जाता है, यानी कि वो जिंदे इंसान को ही दिया जाता है, ये माना जाता है। अगर बात करें गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी जो है फर्स्ट इंडियन थे, जो फर्स्ट इंडियन होंगे अगर यहां पर इनको ये अवार्ड मिलता है। अभी इसके लिए रिकमेंडेशन दी जा रही है, बाकी आगे देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। तो यहां पर कांग्रेसनल जो गोल्ड मेडल है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यूएसए के अंदर, और ऑलरेडी यहां पर कई सारे लोगों को ये मिल चुका है, जैसे कि 1980 की जो यूएस समर ओलंपिक जो टीम है उसको मिला। इसी के साथ में रॉबर्ट एफ कैनेडी, नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका से आते हैं, उनको मिला यहां पर ये। इसी के साथ में यहां पर जॉर्ज वॉशिंगटन को मिला। तो ये काफी एक्सेप्शनल और हाईएस्ट अवार्ड की कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो अगर हमारी कंट्री में यहां पर ये अवार्ड मिलता है, यानी कि एक तरीके से महात्मा गांधी जी को ये अवार्ड मिलता है, तो ये अपने ही आप में एक काफी एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट बोल सकते हैं इंडिया और यूएसए के रिलेशन में। इस तरीके से अगर वो हमारी कंट्री की जो पर्सनैलिटी को, वैसे गांधी जी को आप लोग एक कंट्री में नहीं बांध सकते, क्योंकि जब इनके द्वारा मूवमेंट चलाया गया तो बहुत सारी कंट्री में, बहुत सारे देशों में एक तरीके से आजादी की लहर दौड़ी। उसमें से साउथ अफ्रीका भी एक था। आप लोगों को याद होगा, साउथ अफ्रीका में इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। वहीं से ही इनके चक्षु भी खुले जब ट्रेन से उतारकर बाहर फेंका गया। तो उस टाइम पर इनको लगा कि यार ये वास्तव में ही गंदे लोग हैं, वरना स्टार्टिंग में इनको ये लगता था कि नहीं ठीक लोग हैं, कोई नहीं, सुधर जाएंगे आगे चलकर। इंसान कभी गंदा नहीं होता है, इंसान के जो विचार हैं वो गंदे होते हैं। इंसान जो है वो एक तरीके से, शरीर तो सबका एक जैसा होता है, पर लेकिन उसके अंदर जो थॉट प्रोसीजर चलता है वो खतरनाक होता है, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ पर ये हमेशा बोलते थे कि इंसान गंदा नहीं है, संगत अगर एक बार सुधर जाएगी तो चीजें सुधर जाएंगी यहाँ पर। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट बात, एक इनकी किताब है जो आप याद रखिएगा और टाइम मिले तो पढ़िएगा जरूर, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ऐसी किताब शायद ही धरती पर कोई लिख के जाएगा जैसी किताब इनके द्वारा लिखी गई है। ऐसी ऐसी बातें अपनी जिंदगी की बताती है जो एक नॉर्मल इंसान तो नहीं बता सकता, कम से कम उसके लिए एक हाई टेम्परामेंट इंसान का होना जरूरी है, इस तरीके की बातें जनता के सामने रखना। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर इनको ये गोल्ड मेडल मिलता है, अगर यहाँ पर ये एक तरीके से यूएसए का, तो गोल्ड मेडल मिलने के बाद में ये यहाँ पर इनकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, गोल्ड मेडल की इज्जत बढ़ जाएगी कि वो गांधी जी को मिला है, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये एक और नया कनेक्शन यूएसए के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। बाकी आप लोग याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका में जब यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी थे, तो उस टाइम पर अगर इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों से कोई पूछे तो याद रखना, अपार्थाइड जो मूवमेंट है उसी को बेसिकली ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जी का जो अचीवमेंट था, तो नेल्सन मंडेला जी के द्वारा यहाँ पर जो अपार्थाइड मूवमेंट चलाया गया, तो महात्मा गांधी जी से ही इंस्पायर होकर उनके द्वारा वो मूवमेंट आगे चलाया गया ताकि रंग भेद की मिति यहां से खत्म की जा सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं। महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछता हूं यहाँ पर, बेसिकली ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि दांडी मार्च जो चला था यहाँ पर, दांडी सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, टोटल कितने दिन चला था ये क्या आप लोगों को पता है यहाँ पर ये? तो ये इस तरीके से आप लोगों से कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनके आंसर आप लोगों को देने हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। आइए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर डिटेल में कुछ न्यूज देखते हैं, ठीक है। ये जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों से कोई यही पूछेगा कि कहां पर है यार ये नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये है कहां पर, आसाम के अंदर। तो आसाम के अंदर आप लोग काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो आसाम हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। काजीरंगा नेशनल पार्क जब भी काफी नाम देखेंगे आप लोग, तो आप लोगों को गैंडा बना हुआ नजर आएगा यहाँ पर, जो एक सींग का गैंडा होता है, ठीक है, राइनोज जिसको बोलते हैं। तो ये राइनोज क्यों यहाँ पर बना हुआ था जब भी काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बात करें, क्योंकि दुनिया भर के राइनोज आप लोगों को यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। हमारी कंट्री में आप लोग सबसे ज्यादा बोल सकते हैं यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर है। आखिर क्यों ये न्यूज में आ गया, क्योंकि सैटेलाइट फोन के थ्रू यहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो यहाँ पर सैटेलाइट फोन यूज करेगी, जिसके चलते अगर कोई पोचिंग कर रहा है यहाँ पर, एक तरीके से कोई यहाँ पर गैंडों को मार रहा है, उनके सींग काट रहा है, कोई ऐसी हरकतें कर रहा है, तो यहाँ पर सैटेलाइट फोन रहेगा। आप लोग बोलेंगे नॉर्मल फोन भी तो सैटेलाइट फोन में क्या जरूरत है। देखिए आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए, पता होना क्या चाहिए, आप लोगों को पता ही है बेसिकली, कभी ऐसे एरिया में चले जाते हैं, काफी रिमोट एरिया में, जंगल या पहाड़ों में, तो आप लोगों को नेटवर्क आना बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क आना बंद हो जाते हैं, तो उसके चलते क्या होता है, आप लोग किसी के साथ में अपने कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं। पर लेकिन अगर सैटेलाइट फोन इनके पास में रहेंगे, तो ये मोबाइल का जो नॉर्मल नेटवर्क होता है ना, इनको उनकी जरूरत नहीं पड़ती है कनेक्ट करने के लिए। तो टेरेस्ट्रियल मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको टेरेस्ट्रियल मोबाइल नेटवर्क बोलते हैं। ये डायरेक्ट सैटेलाइट के साथ में कनेक्ट होंगे, यानी कि इनका संबंध डायरेक्ट सैटेलाइट से होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक यहाँ पर जो मान लीजिए यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर कोई ऐसा फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पर घूम रहा है और उसने देखा 4-5 लोग यहाँ पर लगकर क्या कर रहे हैं, एक गैंडे को पकड़कर उसका सींग काट रहे हैं, उनके पास में बंदूक भी है। तो अकेला फॉरेस्ट गार्ड तो उनके साथ में नहीं लड़ सकता, पर लेकिन अगर उसका फोन काम करेगा, उसके अंदर जो सैटेलाइट के साथ में कनेक्ट है, तो आराम से वहां पर और लोगों को बुला सकता है और उन सबको पकड़ा जा सकता है वहां पर कि हाँ ये पोचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, यानी कि उनको पकड़ा जा सकता है और यहाँ पर इस तरीके से जो चीजें हैं वो आप लोगों को खत्म होती नजर आएगी। तो फायदा इसका यही है, क्योंकि जो लोग वहां पर होंगे उनका फोन तो काम नहीं करेगा, वहां पर नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, कोई उनको बता दे ऐसा कुछ हो रहा है। पर लेकिन जो यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड रहेंगे उनके पास में तो सैटेलाइट फोन रहेगा, तो उनका आराम से नेटवर्क पकड़ लेगा, तो वो आराम से सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो फॉरेस्ट जो पर्सनल है, जो यहाँ पर एक तरीके फॉरेस्ट पर्सनल है, उनको यहाँ पर पोचर को रोकने के लिए जो पोचिंग करते हैं, यानी कि एक तरीके से इलीगल तरीके से यहाँ पर जो यहाँ पर जानवरों को मारते हैं, उनको रोका जा सकेगा सैटेलाइट फोन की हेल्प से यहाँ पर। ये तो ये काफी एक अच्छा अचीवमेंट बोल सकते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर काफी एक अच्छी टेक्निक बोल सकते हैं, खासकर इस तरीके की हरकतों को रोकने के लिए। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है बेसिकली ब्रह्मपुत्रा वैली, ब्रह्मपुत्रा रिवर। अगर आप लोग बात करें तो आप लोगों को पता है, थोड़ा सा इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि माइंड में आप लोगों के कंफ्यूजन न रहे। देखिए जब भी आप लोग इस मैप को देखेगा तो यहाँ पर यह है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर जब तिब्बत में होती है, यानी कि चाइना के अंदर बोल सकते हैं आज के दिन में, यारलंग ज़ेंगपो या फिर इसको सेंगपो भी बोलते हैं, टी साइलेंट रहता है। फिर आगे चलकर जैसे यहाँ पर हमारी कंट्री में एंट्री करती है, यहाँ पर आसाम के अंदर इसको ब्रह्मपुत्रा बोलने लगते हैं। जैसे ही जाकर यहाँ पर ये बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है तो इसको आप लोग जमुना बोलते हैं। इसी में ऊपर से आती हुई तीस्ता रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, मिलती है यहाँ पर। फिर आगे चलकर जैसे यहाँ पर ये मिल जाती है गंगा के साथ में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जब गंगा यहाँ पर आती है तो पद्मा, और जब ये यहाँ पर जाकर गिरती है नीचे जो बेसिकली बे ऑफ बंगाल में, तो इसको आप लोग मेघना बोल देते हैं।
ये बेसिकली सुंदरवन डेल्टा बनाती है मिलकर, जो ब्रह्मपुत्रा और गंगा है यहाँ पर ये, वो सुंदरवन डेल्टा किसके नाम पर उसका नाम सुंदरवन रखा गया? तो यहाँ पर एक सुंदरी ट्री पाया जाता है जिसके नाम पर यहाँ पर इसका नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जो कि अगर कोई एरिया न्यूज में होता है तो एग्जामिनर क्या करेगा, थोड़ा सा लंबी छलांग मारेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ के आप लोगों से कि अच्छा ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बता दो, नहीं, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पूछेगा आप लोगों से, जो कि रेयरली कई सारे लोग जो है नहीं सुने होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर बोलते क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, ध्यान से सुना करो, लंबे समय तक याद रख पाओगे। इसी के साथ में बोला गया कि एक तरीके से कि नेशनल पार्क जो है ये 1974 में यहां पर डिक्लेयर किया गया था। टाइगर रिजर्व जो है इसको 2007 में डिक्लेयर किया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको जो है 1985 में डिक्लेयर किया गया। यानी काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कल्चर के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में अगर बात करें नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है जो कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये सारे उपाधि यहां पर इसी को मिले हुए हैं बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क के। इसी के साथ में वर्ल्ड में मोस्ट वन हॉर्न राइनोज, जो यहां पर गैंडे होते हैं ना, एक सींग वाले गैंडे सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेंगे? ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, आंख बंद करके आंसर लगा देना, आंसर आप लोग का बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ में यहां पर और भी कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि राइनोस तो बता दिया, एलिफेंट हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, एशियाटिक जो वाटर बफेलो हो गई, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4, और इसीलिए बिग 4 ये भी पाए जाते हैं काजीरंगा में। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार बन जाता है, यानी कि कई तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये वाला एंगल भी आप लोगों के माइंड में होगा तो क्लैरिटी आप लोगों को और अच्छी आ पाएगी। काजीरंगा जो है वो होम है लगभग 9 में से, अगर 14 में से 9 स्पीसीज जो है बेसिकली जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर पाई जाती है। तो यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, किसकी? जो राइनोज वगैरह की। नेशनल हाईवे जो 37 पास होता है यहां से, यानी कि जो NH37 है वो यहां से आप लोगों को पास होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में अगर बात करें 250 सीजनल वाटर बॉडीज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी इसी के अंदर। और नेक्स्ट यहां पर ये है दिप्लू, ठीक है, तो यहां पर दिप्लू रिवर जो है वो भी इसी के थ्रू होती है, यहां पर गुजरती है। नेशनल पार्क है यहां पर, सॉरी नेशनल हाईवे 37 और दिप्लू रिवर ये इसी के थ्रू होती है आप लोगों को गुजरती नजर आएगी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है यार। देखिए अगर थोड़ा सा भी आप लोग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की चीज के बारे में पढ़ लेते हैं ना, तो लंबे समय तक उसको आप लोग याद रख पाएंगे। तो उसको याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन न हो। कुछ और बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को थोड़ी सी यहां पर बता देता हूं आसाम के बारे में, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी कई सारे नेशनल पार्क है, जैसे कि मानस नेशनल पार्क के बारे में कोई आप लोगों से पूछे कहां पर है, तो मानस भी यहां पर आसाम के अंदर ही है। अगर ढिब्रू सिको नेशनल पार्क पूछे कहां पर है, तो आसाम के अंदर है, ठीक है। इसी के साथ में दियांग पटकई नेशनल पार्क कहां पर है? आसाम के अंदर है। राजीव गांधी ओरेंग नेशनल पार्क कहां पर है? आसाम के अंदर में है, ठीक है। इसी के साथ में रायमोना नेशनल पार्क कहां पर है? वो आसाम के अंदर है। तो कई सारे ऐसे देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर बात करें आप लोगों से नॉर्मली, अगर जैसे कि 2018 में सेंसस कंडक्ट कराया गया, तो उसके हिसाब से बोला गया हमारी कंट्री में 2413 राइनोज हैं। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर जो राइनोज हैं यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट है। तो फिगर जो देखिए यहाँ पर ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे कहां पर? काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में, ठीक है। तो ये इसके बारे में मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। बाकी और भी कई सारे एरिया में यहाँ पर इस तरीके से चीजें देखने को मिलती है, पर सबसे ज्यादा कहां पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों की बन सकती है, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद में अगर पूछे सबसे ज्यादा जो इसके बाद में कहां पर पाए जाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखते हैं। ये है बेसिकली पबोत्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पर पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य के अंदर आती है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। ये जो न्यूज है ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। बेसिकली एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, और वो भी माइनॉरिटी से रिलेटेड है, यानी कि एजुकेशन को कैसे आगे लेकर चलना है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई, एक असेसमेंट किया गया। तो यहाँ पर नेशनल माइनॉरिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, तो NCPCR, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसके द्वारा कंडक्ट किया गया यहाँ पर नेशनल असेसमेंट ऑफ द माइनॉरिटी स्कूल, यानी कि जो भी माइनॉरिटी के स्कूल हैं हमारे देश के अंदर में, उनके लिए यहाँ पर असेसमेंट किया गया कि किस तरीके से एजुकेशन चल रही है और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। ये तो यहाँ पर रिपोर्ट का जो टाइटल आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पर अभी, ठीक है। तो रिपोर्ट का जो टाइटल है यहाँ पर इंपैक्ट ऑफ यहाँ पर एग्जेम्पशन अंडर आर्टिकल 15 विद रिगार्ड टू द आर्टिकल 21 ऑफ जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट। देखिए होता क्या है बेसिकली, आप लोगों को पता है कि जैसे आप लोगों को मैं अगर मैप में नहीं, सॉरी एक मिनट, ये देखिए, ठीक है। यहां पर अगर आप लोगों से बातें की जाए तो राइट टू इक्वलिटी के बारे में जब बात करते हैं तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आता है। इसी के अंदर आर्टिकल 15 भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल 15 के ऊपर मूवी बनी है जो कि आयुष्मान खुराना की आप लोगों ने देखी होगी। तो कई बार यहां पर ये लोगों को हक दिलाने का बात करता है आर्टिकल 15, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें आर्टिकल 21 के अंदर, तो आर्टिकल 21 कहां पर आएगा? आर्टिकल 21 आएगा राइट टू फ्रीडम के बारे में।
तो राइट टू फ्रीडम के साथ में जब आप लोग बात करेंगे तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था हमारी कंट्री में 2002 में। तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद में हमारी कंट्री में राइट टू एजुकेशन जो है इंप्लीमेंट किया गया। राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट करने के बाद में आर्टिकल 21 में अमेंडमेंट किया गया, जो यहाँ पर राइट टू लाइफ के साथ में आर्टिकल 21 ए जोड़ दिया। बोला गया कि राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू एजुकेशन भी आ जाएगी तो अच्छा रहेगा, और इसी में राइट टू प्राइवेसी आ जाती है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो राइट टू जो बेसिकली एजुकेशन राइट है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर इस वाले एजुकेशन राइट को तो इंपैक्ट ऑफ द एग्जाम्पशन जो यहाँ पर जो छूट मिलती है तो उसको यहाँ पर बेसिकली इनके द्वारा एनालिसिस किया गया। तो इंपैक्ट ऑफ द एग्जाम्पशन अंडर आर्टिकल 15 का जो है यहाँ पर विद रिगार्ड टू द आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये एग्जाम्पशन यहाँ पर जो मिलता है ये अभी यहाँ पर न्यूज में था, और इसी के चलते यहाँ पर 93rd अमेंडमेंट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके चलते एग्जेम्प्ट किया गया जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनको कि मैंडेटरी आप लोगों को प्रोविजन इंप्लीमेंट करने हैं राइट टू एजुकेशन के। समझिए एक बार कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। हमारी कंट्री में जहां जहां भी हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो अगर कोई यहां पर मदरसा है या फिर कोई भी इस तरह का स्कूल है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा चलाया जा रहा है, तो हम लोग अगर वहां पर बोलने लगे कि राइट टू एजुकेशन आप लोग को इंप्लीमेंट करना है, तो उनको कुछ रूल और रेगुलेशन वहां पर फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो करने का इनको जबरदस्ती करना पड़ेगा वहां पर। तो यहां पर कई बार रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के पास में, तो बोला यह जा रहा है कि किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को यहां पर कंट्री के अंदर में एग्जेम्प्ट किया जाता है कि राइट टू एजुकेशन वाला फंडा जो है वो यहां पर आप लोग को जबरदस्ती इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में था। बेसिक समझ में आ गया ना क्या बोला? तो इसके चलते क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। तो राइट टू एजुकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। हमारी कंट्री में राइट टू एजुकेशन जो था बेसिकली एक्ट लाया गया 2009 में, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, संविधान में संशोधन किया गया। फिर एक्ट जो लाया गया यहाँ पर इसके हिसाब से वो 2009 में लाया गया कि एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करानी है। तो यहाँ पर एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करानी है, तो इसके चलते यहाँ पर प्रोविजन को इंप्लीमेंट किया गया 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। तो ये प्रोविजन जो है बोला ये जा रहा है कि ये माइनॉरिटी स्कूल पर आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो यहां पर इसके चलते क्योंकि रिसोर्सेज भी कई सारे कम का देखने को मिलते हैं। हाईलाइट जो है यहां पर बोला ये जा रहा है कि डिस्प्रपोर्शनेट जो यहां पर डिस्प्रपोर्शनेट यहां पर नंबर जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के वो देखने को मिलेंगे। डोमिनेट किया जाता है नॉन माइनॉरिटी कैटेगरी के द्वारा। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसे इसलिए बोला गया, देखिए मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, अब यहां पर आप लोगों ने राइट टू एजुकेशन अगर इंप्लीमेंट कर दिया है तो यहां पर क्या होगा कि नॉन माइनॉरिटी के बच्चे भी इसमें एडमिशन लेते हुए नजर आएंगे। तो कई बार ये रहता है कि उसमें जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में भी नॉन माइनॉरिटी वाले बच्चे भरे हुए मिल जाते हैं उसके अंदर, तो इसके चलते दिक्कत देखने को मिलती है कि माइनॉरिटी वालों के लिए था पर उनको वहां पर उसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसके चलते कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है इस चीज को, तो उसी के चलते ये न्यूज में आ गया। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड जो बोला है उसके द्वारा ये बॉडी है यहाँ पर इस चीज को देख रही है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है 2007 में बनाई गई थी, कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट। तो CPCR 2005 के हिसाब से काम करती है और कंट्रोल इसका रहता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में ये बात करेगी, पर लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये अपोजिट काम करती नजर आ रही है। माइनॉरिटी स्कूल में अगर आप लोग जाएंगे उसमें नॉन माइनॉरिटी के बच्चे देखने को मिलेंगे। 62% जो स्टूडेंट है यहाँ पर स्कूल के अंदर बिलोंग करते हैं नॉन माइनॉरिटी से। अब माइनॉरिटी के बच गए, अब जो बच्चे कुछ माइनॉरिटी के बच गए, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि अगर इस तरीके से आप लोग इसको देखकर चलेंगे तो यहाँ पर 38% के करीब यहाँ पर नॉर्मली माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, और बाकी के यहाँ पर क्या हो गए 62% के करीब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो किसके हो गए, तो ये देखने को मिलेंगे आप लोगों को नॉन माइनॉरिटी के। तो कोई फायदा तो नहीं रह गया इस तरीके से स्कूल से जब यहाँ पर नॉन माइनॉरिटी आ गई सारी, तो माइनॉरिटी वाले बच्चे तो फिर भी नहीं पढ़ पाए। 8.76 जो है स्टूडेंट जो है माइनॉरिटी स्कूल के बिलोंग करते हैं सोशली और एजुकेशनली डिसएडवांटेज सेक्शन से, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर है सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन का वो देखने को मिलेगा। तो ये जो डिस्प्रपोर्शनेट है यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर 92% देखने को मिलेगा कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, और 2.4 ये क्रिश्चियन के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो कंट्रेरी यहाँ पर ये कि 114 क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल है और बाकी मुस्लिम माइनॉरिटी का आप लोगों को 2 स्कूल देखने को मिलेंगे। यानी कि माइनॉरिटी के अंदर भी जब आप लोग जाएंगे, क्रिश्चियन हो गया यहाँ पर, ठीक है, ज्यूज हो गया, मुस्लिम हो गया, तो इसमें भी आप लोग को ये नजर आएगा कि माइनॉरिटी के अंदर भी डिफरेंस आप लोग को देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बोला गया था ना कि अभी बात करते हैं यहाँ पर से लड़कियों को अगर भेदभाव के बारे में बात करते हैं तो साउथ इंडिया में एक पर्टिकुलर टेंपल था, टेंपल का नाम आप लोगों को बताना है, आप लोगों को पता होना चाहिए, केरला के अंदर काफी ज्यादा न्यूज में था। उसमें बोला गया कि औरतों की एंट्री नहीं होगी, ऐसा नहीं बोला गया, उन औरतों की एंट्री नहीं होगी जिनकी पीरियड साइकिल चलती है। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो औरतों के यानी कि जो लड़कियां हैं उनमें भी डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि 10 साल से नीचे और इसी के साथ में मान लीजिए 40-45 साल के ऊपर उनको बस एंट्री दे सकते हैं, इसके बीच में जो औरतें हैं उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी कि औरतों के अंदर यानी कि लड़कियों के अंदर भी डिफरेंस क्रिएट कर दिया
दिया, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो जब माइनॉरिटी के अंदर भी जाएंगे, अलग अलग माइनॉरिटी आप लोग देखेंगे, तो कुछ माइनॉरिटी के स्कूल अच्छे खासे हैं, कुछ माइनॉरिटी के पास में स्कूल ही नहीं है, तो यहां पर भी आप लोगों को एक नया डिफरेंस नजर आ जाएगा। तो ये बात बोलने की कोशिश की जा रही है, यानी कि डिफरेंस के अंदर भी डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो उसको कैसे सुधारना है उसके ऊपर बात की गई है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को और बताऊंगा, यहां से तो आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकता है, और डायरेक्ट भी आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। तो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्मिटी इन मदरसा। जो मदरसा है उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्मिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि बात ये की जा रही है आज के डेट में आउट ऑफ द स्कूल जो चिल्ड्रन है 1.1 करोड़ देखने को मिलेंगे अकेला मुस्लिम कम्युनिटी से। यानी कि एक तो ये माना जाता है, कई बार जब स्टडी की गई कि जो मदरसा के अंदर जो पढ़ाया जाता है ना, वो जो एजुकेशन का सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है वो अप टू द मार्क नहीं है आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसी रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर में, तो वो काफी पीछे चल रहा है। पुराना सिस्टम ही यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है मदरसा के अंदर। उसके अंदर आज की डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जिस तरीके से एजुकेशन होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो पिछड़ जाती है। सबसे पहली बात तो ये बोली गई है। जो अपने बच्चों को अच्छी जगह स्कूल में एडमिशन दिला रहे हैं वो तो सही है, पर जो मदरसा में पढ़ा रहे हैं उनको काफी ज्यादा एक तरीके से पीछे रहना पड़ जाता है, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पर अगर बात करें, उनका फंडामेंटल राइट कहां पर आता है, तो आर्टिकल 30 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कैसे है, अगर बात करें तो कल्चरल और एजुकेशनल जो राइट है वो 29 और 30 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल जो 30 है यहाँ पर, वो यहाँ पर बेसिकली स्टैब्लिश करता है, एडमिनिस्टर करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द चॉइस, यानी कि माइनॉरिटी वाले जो है वो अपने हिसाब से अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर बात करें तो आर्टिकल 15 जो है, वैसे तो राइट एक तरीके से सबको हक मिलना चाहिए, आर्टिकल 15 में बात की जा रही है राइट टू इक्वलिटी के बारे में, पर लेकिन रियलिटी में अगर सबको इक्वलिटी दी जाएगी तो कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे, तो इसलिए कुछ को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने यही बातें बोली है कि सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो एक तरीके से गवर्नमेंट एडेड हो या फिर अनएडेड हो, उसको माइनॉरिटी जो एजुकेशनल जो है उनको छोड़कर सब में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पर लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशन में आप लोग राइट टू एजुकेशन जो है वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आर्टिकल 30 जो है वो बाईपास कर देगा आरटीई, यानी कि राइट टू एजुकेशन। तो यानी कि यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि आर्टिकल 30 जो है उसमें पावर ज्यादा आ गई, राइट टू एजुकेशन में पावर कम रह गई। राइट टू एजुकेशन को पावर ज्यादा राइट टू एजुकेशन को कम आका गया है, और यहां पर आर्टिकल 30 को बेसिकली ज्यादा आ गया है, क्योंकि आर्टिकल 30 माइनॉरिटी के बारे में बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2014 का, उसने ये बोला, बेसिकली यहां पर परमति जजमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है, प्रामति बेसिकली बोल सकते हैं आप लोग। ये जो जजमेंट आया 2014 में, उसने ये बोला कि राइट टू एजुकेशन जो है वो इनएप्लीकेबल होना चाहिए माइनॉरिटी स्कूल के ऊपर, क्योंकि माइनॉरिटी स्कूल में वरना माइनॉरिटी के बच्चे नहीं पढ़ेंगे और इस तरीके से उनको वो एजुकेशन नहीं मिल पाएगी जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर ये काफी बड़ा इशू सामने निकल कर आया था, तो यहां से ये चीजें आगे चल रही हैं, ठीक है। अब नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन। अब मैंने आप लोगों को डिटेल में चीजें बता दी हैं, तो अब आप लोगों के माइंड में जो है वो कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट एक स्कीम के बारे में बात करेंगे जो काफी ज्यादा न्यूज में यहां पर बात की जा रही है, उज्ज्वला योजना के बारे में। तो गवर्नमेंट स्कीम है यहां पर उज्ज्वला योजना, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा सेकंड फेज इसका स्टार्ट किया गया, तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गई है। तो उज्ज्वला योजना का जो सेकंड फेज है, इसमें काफी सारे लोगों को यहां पर इस स्कीम का फायदा उठाने की बात की जा रही है। तो उज्ज्वला 2.0 ये जो स्कीम है यहां पर, ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, मेंशन किया जाता है यहां पर प्लान की किस तरीके से हम लोग गोबर धन को भी बेसिकली यहां पर यूज करने की बात की गई है। गोबर धन योजना आप लोगों ने सुना होगा, तो ये बेसिकली हमारी कंट्री में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो उज्ज्वला योजना जो है वो लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड कराने की बात यहां पर कर रही थी। अगर आप लोगों को याद होगा, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, तो ये जो योजना है ये इंप्लीमेंट करने की बात की थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है वो यहां पर बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करती है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारी कंट्री में बोला जा रहा है कि अगर 2024 तक का हम लोग को अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन लेकर जानी है। आज के डेट में लगभग 3 ट्रिलियन के करीब आप लोग कंट्री की इकोनॉमी देखने को मिलेगी। तो अगर इसको 5 ट्रिलियन तक लेकर जाना है तो बिहेवियर चेंज आप लोगों के अंदर लाना पड़ेगा, यानी कि लोग जो है इन चीजों को अंडरस्टैंड करें कि हाँ आज की डेट में कैसे अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, तो उसको सपोर्ट यहां पर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो उसके चलते यहां पर ये न्यूज में है। तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है यहां पर बेसिकली जो फर्स्ट यहां पर 2016 में स्टार्ट की गई थी कि एलपीजी के सिलेंडर प्रोवाइड कराए जाएंगे। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं। तो जो गरीब घर हैं उनको बेसिकली यहां पर ये सिलेंडर प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि उनको फायदा देखने को मिल सके। अब सेकंड का एम क्या है कि मैक्सिमम बेनिफिट मिले माइग्रेंट लोगों को भी। माइग्रेंट वर्कर काफी ज्यादा इधर उधर जाकर रहते हैं, उनको फायदा नहीं मिलता है, तो डिफिकल्ट रहता है उनको एड्रेस प्रूफ को सबमिट करने में। तो उसके चलते यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन का अवेलेबल यहाँ पर हुई है कि हम लोग माइग्रेंट है, सेल्फ डिक्लेयर करेंगे, अपना आधार कार्ड वगैरह दिखाएंगे, उनको भी इस स्कीम का फायदा देखने को मिलेगा।
ये अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, याद रखिएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि वुमेन की हेल्थ को इंपावर किया जा सके, एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके, यहाँ पर ये बेसिक फोकस रहता है। क्योंकि अगर महिला की हेल्थ अच्छी रहेगी तो जच्चा और बच्चा दोनों की हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर कोई वुमेन है, वो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो कई सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया। रिड्यूस करने की बात की जा रही है डेथ इन इंडिया ड्यू टू, ये बेसिकली अनक्लीन कुकिंग फ्यूल के चलते, क्योंकि कई सारी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर इसके चलते डेथ का शिकार हो जाती हैं, जो यहाँ पर क्लीन फ्यूल यूज नहीं कहते हैं। उनको कई सारी बीमारी होती है रेस्पिरेटरी, जैसे कि सांस की बीमारी होगी, क्योंकि धुआं जाता है, गोबर के उपले लकड़ी जलाई जाती है, तो उसके चलते। तो बर्निंग जो फ्यूल होता है वो एयर पोल्यूशन भी होता है इंडोर, उसकी वजह से दिक्कत बच्चे को भी देखने को मिलती है। कई बार तो ये लगता है कि बीड़ी सिगरेट नहीं पी रही है फिर भी दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है। उनको एक तरीके से ऐसी बीमारी देखने को मिलती है जो बीड़ी और सिगरेट पीने वाले को होती है। तो ये दिक्कतें यहीं से निकल के आती है कि एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में स्मोक किया जा रहा है, धुआं जा रहा है उनके अंदर काफी लार्ज स्केल पर। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है यहाँ पर ये 1600 रुपए दी जा रही है ईच एलपीजी सिलेंडर के लिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि गरीबी रेखा के जो नीचे है। इसी के साथ में यहाँ पर डिपॉजिट किया जा रहा है फ्री एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला सेकंड के तहत, यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम इसको रिफिल कर रहे हैं, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पर बेनिफिशियरी है काफी लार्ज स्केल पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि एक तरीके से की जनता की हेल्थ भी सही रहेगी और उससे फायदा भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। पहली बार जब स्कीम ये लॉन्च की गई थी तो बोला गया था कि 5 करोड़ लोगों को ये स्कीम का फायदा होगा, पर लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो 5 करोड़ काफी जल्दी अचीव कर लिया गया। तो बोला गया कि अब इसको 8 करोड़ तक यहां पर लेकर जाना है, तो 8 करोड़ भी यहां पर अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो काफी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, वुमेन की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एक काफी एक सपोर्टिव स्कीम भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल कोट हम लोगों ने देखी, हम लोगों ने काफी डिटेल में यहाँ पर विक्रम बत्रा, गैलेंट्री अवार्ड और ये सारी चीजें हम लोगों ने परमवीर चक्र के बारे में जाना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव यहाँ पर बेसिकली पीएम प्रगति मास्टर प्लान के बारे में हम लोगों ने जाना। रामसर साइट कौन कौन सी है, कहां पर क्या क्या चीजें अपनी कंट्री के अंदर क्या है वो समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। इसी के साथ में महात्मा गांधी जी को अवार्ड देने की बात की जा रही है यूएसए के द्वारा, तो ये हम लोगों ने जाना जो कि इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ में काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कई सारी चीजें समझी, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगर आसाम के अंदर आप लोग रहते हैं, आसाम के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट जो न्यूज देखी हम लोगों ने सर्वे के बारे में बात करी, माइनॉरिटी से रिलेटेड जो स्कूल थे काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम यहाँ पर उज्ज्वला योजना को हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। तो कैसा रहा लेक्चर, अब आप लोगों से पता चलेगा इसको अटेम्प्ट कर। इंडिया 75वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो कौन सा प्लान स्टार्ट किया गया जिसमें 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। रिसेंटली अभी बात की जाए तो यहाँ पर जो हिंदी फिल्म है तो शेरशाह भी रिलीज की गई, तो कैप्टन किसके ऊपर यहाँ पर बनी हुई है उनका नाम बताना है। थोल लेक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है, बेसिकली किस राज्य में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। 1971 में साइन की गई थी, तो कहां पर साइन की गई थी ये बताना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया भारत, तो क्या कितनी ट्रेन है और इसका नाम पूरा आप लोगों को बताना है, आजादी का अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए। 75th इंडिपेंडेंट डे जो है उसका ध्यान में रखते हुए यूएसए हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी को कांग्रेचुलेशन गोल्ड मेडल देने की बात कर रहा है, तो कौन है वो पर्सनैलिटी ये बताना है। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर बात करें तो बिग 4 स्पीसीज को, राइनोज हो गया, एलिफेंट हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, और एक और जानवर है जिसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, तो उस जानवर का नाम आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो बताइएगा जरूर कितने आप लोग इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। बाकी पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।